Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series on basis of the subject संविधान मूल्य और मौलिक कर्तव्य यानी कि constitutional values and fundamental duties. This subject is for all UG courses and of all semesters. So this video series is very important for you. Okay? And अगर आप DU Sold regular या और किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं जिसमें ये सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, then this video series is very important for you. We will discuss each chapter in detail and in simple language through exam point of view. Okay, so without wasting any time, let us get started with the video. In this video, in this session, in this chapter, in this subject there are 3 subjects. यहाँ पर 3 units हैं. करेक्शन 3 यूनिट्स हैं इस सब्जेक्ट के अंदर. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है. एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ध्यान से वीडियो देखो. और छोटी छोटी वीडियोस हैं. ठीक है, सिर्फ 3 ही यूनिट्स है जहां पर हम भारत के संविधान के बारे में जानेंगे. कैसे भारत का संविधान बना था, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट क्या करता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. अच्छा, आप लोगों को पता है हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे भारत के संविधान के पिता किन्हें माना जाता है? ठीक है, देखो एक पर्सन है जिन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब हमारी पार्लियामेंट में डिसाइड हुआ कि अब भारत आज़ाद हो चुका है, अब हम एक नया भारत बनाएंगे जो कि आज़ाद होगा, जहां पर लोगों को अधिकार होगा अपने हक चुनने का, अपना डिसीजन लेने का. ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम पर 200 साल राज किया है, 200 ईयर्स उन्होंने हम पर राज किया है. तो उस दौरान लोगों को ना ऑनेस्टली वो ब्रिटिशर्स को इतना ज़्यादा, कुछ लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था कि यही अब हम पर राज करेंगे. कुछ लोगों को आदत हो गई थी कि भाई अब तो हमें इनके नीचे ही काम करना है. तो जैसे भारत आज़ाद हुआ, अब उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था कि अब हमें फ्रीडम मिल गई, हमें करना क्या चाहिए. ठीक है, अब आप किसी भी इंसान को 200 साल तक जेल में बंद रखोगे, अपने मतलब कैद में रखोगे, तो नहीं पता होता है उसको. अगर आप फ्रीडम दे भी दोगे तो उसे कोई आइडिया नहीं होगा कि उसे कैसे क्या करना है. ठीक है, तो उसी तरीके से भारत को एक नया रुख देने के लिए, एक नई पहचान बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है डेमोक्रेसी को, मॉडर्न डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा लॉ है, डेमोक्रेसी है, वो कोई हमने खुद ही नहीं ऑर्गेनाइज किए. हमारी डेमोक्रेसी के जितने भी पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगह से लिए गए हैं. ठीक है, जैसे पार्लियामेंट हमने कहीं से लिया है, हमने लॉ कहीं से लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा होगा ये हमने अलग अलग जगह से अडॉप्ट किया है, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारे भारत के संवैधानिक पिता हैं. ठीक है, तो देखो अब ये जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जो दौरा था वो 1946 में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, 1946 के अंदर हमारा संविधान बनना डिसाइड हो चुका था, करेंगे, प्रोसेस शुरू हो चुका था. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा रूल्स जो है लिखने कंप्लीट हो गए थे 26 नवंबर 1949 को. ठीक है, लगभग 3 साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. एंड हमारा जो संविधान है वो इफेक्ट में कब आ गया भाई, कब से हमारे भारत के अंदर संविधान लॉज वगैरह लगने स्टार्ट हुए? इट वाज 26 जनवरी 1950. 1950 के अंदर भारत के अंदर संविधान लागू हो चुका था. ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो मॉडर्न डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, जो भी रूल्स हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि आज़ाद भारत के लोग कैसे जिया करेंगे. इट डिटरमाइंस द राइट्स, ड्यूटीज, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ पीपल. सरकार का लोगों के प्रति क्या उनकी ड्यूटीज हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या उनके हक हैं. जैसे लोगों के हक, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लोरेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है, ये जितने भी हक हैं लोगों के वो उन्हें मिलने चाहिए. ये मेक श्योर करने के लिए गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया. द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेंट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है कि आज़ाद भारत के लोग कैसे होंगे, उनका रहने सहने का तरीका कैसा होगा, कैसे वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होंगे. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन
को बनाने के लिए, मैंने आपको कहा ना कि कोई किसी एक इंसान का काम नहीं है, ड्राफ्टिंग पर्सन तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है। अब आप एक चीज खुद सोचो, ठीक है, भारत हमारा संविधान जो है वो 1946 में बनना स्टार्ट हुआ था। चलो हम अज्यूम करके चलते हैं क्योंकि 1950 के अंदर लागू हुआ था, तो भाई 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन आया है, ठीक है, हाइपोथेटिकली एक बार ये सोच लेते हैं। तो आप एक चीज सोचो, आज लगभग अभी जो है 76 ईयर्स हो चुके हैं संविधान को लागू हुए। कुछ ही रूल्स, कुछ ही आर्टिकल्स चेंज हुए हैं, बाकी लगभग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। 76 ईयर्स, आज तक उन्होंने जितने भी रूल्स बनाए हैं वो आज तक एप्लीकेबल है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पुरानी हो चुकी हो। लाइक बहुत रेयर, बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, जिनको रिप्लेस किया गया है या नए रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। अदरवाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी पूरा का पूरा सेम है। इतनी आगे तक सोचना, इतनी सारी राइट्स को, वैल्यूज को, लॉज को इंप्लीमेंट करना, इट इज नॉट अ वन पर्सन्स जॉब, करेक्ट। तो उस टाइम पे 389 मेंबर्स को, 389 लगभग 390 लोगों को, 389, चलो आप 389 ही करो, 389 लोगों को अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रोविंसेस ऑफ इंडिया से बुलाया गया, एक जगह इकट्ठा किया गया और कहा कि चलो भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 1946, हम पढ़ चुके हैं। टोटल 389 मेंबर्स थे जिनको अलग अलग प्रोविंसेस ऑफ इंडिया से इलेक्ट किया गया भारत का संविधान लिखने के लिए। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक पर्सन है जो लॉ लिखेगा, ये इतने सारे लोग, ये, ठीक है, यस। चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन चेयरमैन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैंने आपको कहा था, ठीक है। एक और चीज, अभी देखो हमने जो डेमोक्रेसी है, अब क्योंकि 200 साल से भारत वही गुलाम है, ठीक है। इंडिपेंडेंट बनने के बाद नहीं पता होता, अब हमें इंडिपेंडेंट तो हो गए, तो अब हम क्या करें, किसको देख के आगे बढ़े। तो उस टाइम पे हमने ना इंडिपेंडेंट कंट्रीज को देखा कि भाई वो कैसे चल रही है। कहीं पे पार्लियामेंट है, कहीं पर जुडिशियल सिस्टम अच्छा है, कहीं की स्टेट पॉलिसी अच्छी है, फेडरल सिस्टम अच्छा है। तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग जगह से अच्छी अच्छी चीजें उठा ली, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो भाई, ब्रिटेन जिसने हम पर राज किया था, जो हमारे कट्टर दुश्मन थे, उनसे हमने क्यों लिया? देखो एक रीजन है, एक रीजन यह है कि क्योंकि ब्रिटेन ने हम पर 200 साल राज किया है, तो हमें उनके पार्लियामेंट्री इस गवर्नमेंट की आदत हो चुकी है, क्योंकि कोर्ट तो उस टाइम पे भी थे। हालांकि हम लोगों पर राज किया जा रहा था, बट कोर्ट तो उन्होंने भी बनाए थे ना, लॉ तो उनके भी थे कुछ। क्योंकि इंडिया को उनके पार्लियामेंट्री सिस्टम की आदत हो चुकी थी, तो ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट गवर्नमेंट को लिया, अपने लिए कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए, बट मेनली हमने यहाँ से इंस्पायर होकर उसे बनाया। अमेरिका से हमने उनके फंडामेंटल राइट्स लिए, क्योंकि देखो अमेरिका ना, अगर आप देखोगे तो एक इमिग्रेंट्स का नेशन है, ठीक है। आप कहीं पे ऐसे नहीं देखोगे, क्योंकि जो नेटिव अमेरिकन्स थे, जो प्रॉपर अमेरिका के लोग थे, जो नेटिव अमेरिकन्स थे, उनको तो छोड़ा नहीं। अब अमेरिका प्रॉपरली क्या है, अमेरिका एक रिचेस्ट कंट्री है जहां पर दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं। वहां पे पैदा थोड़ी हुए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं और वहां पे सेटल हो गए हैं। तो बेसिकली अमेरिका में रहते हैं इमिग्रेंट्स, ठीक है। तो अमेरिका का जो लॉ है, अगर आप कभी पढ़ेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा लिबरेटिंग है, ठीक है। अब वहां से हमने भी कुछ लिए कि भी लिबरेटिंग है, इतना अच्छा खासा वो दे रहे हैं, तो हमें भी कुछ लेना चाहिए। तो हमने वहां से जुडिशियल रिव्यू अमेरिका का लिया। आयरलैंड, आयरलैंड जो है, अब देखो रीजन ये है कि आयरलैंड से हमने क्यों लिया। देखो आयरलैंड से सबसे पहले हमने लिया गाइडेंस फॉर द गवर्नमेंट, स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनाए, क्योंकि देखो नया नया भारत आजाद हुआ है। अब हमारे पास क्या है, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया, हमारा पैसा लूट के ले गए, हमारी वैल्यूज लूट के ले गए, हमारा कल्चर लूट के चले गए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि हमें ना स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनाने हैं, नया नया आजाद हुआ है, लोगों को इतना जल्दी आप स्ट्रिक्ट लॉज अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो लोगों को नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, आयरलैंड से लिया। अब आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ना प्रिंसिपल होते हैं, और ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आप कोर्ट के अंदर नहीं एनफोर्स कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन वो गाइडलाइन है गवर्नमेंट के लिए कि भाई गवर्नमेंट को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, बट ये प्रिंसिपल्स हैं जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को फॉलो करने पड़ेंगे। अब ना तो वो लॉ हुआ, टू स्ट्रिक्ट लॉ भी नहीं हुआ और गवर्नमेंट पे फॉलो भी हो गया। तो इंडिया को ना ये आइडिया अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन दे रहा था लेकिन जबरदस्ती नहीं, कि भाई हम ना आपको रास्ता दिखा रहे हैं, अच्छा आप ये फॉलो करो, बट कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है। सेकेंड था टू बिल्ड अ वॉरफेयर स्टेट। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया अपनी पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस को कम करना चाहता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए उन्होंने फेयर वेजेस को, एजुकेशन को और हेल्थ को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अ डेवलपमेंट कंट्री। देखो भाई, अभी डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत फर्क होता है। अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, हमारी अभी तो हम डेवलपिंग कंट्रीज में आए भी नहीं थे। ठीक है, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम लीगल राइट को इंट्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, रिसोर्सेज धीरे धीरे जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे हमने चेंजेस बनाए हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। कनाडा से हमने लिया भी फेडरल सिस्टम। कनाडा का फेडरल सिस्टम आज भी बहुत अच्छा है, आपने देखा होगा। ठीक है, अच्छा, जिनको नहीं पता फेडरल सिस्टम क्या होता है, देखो मैं आपको बता देती हूँ। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जब जहां पर पावर को ना डिवाइड किया जाता है। देखो, एक तो होती है भाई डोमिनेंट कंट्री की, भाई एक ही इंसान के पास पूरी पावर है। अब भारत के अंदर वैसे कर नहीं सकते, क्योंकि एक इंसान को पावर दे देंगे तो फिर वही बात हो जाएगी, रूल मतलब कि गुलामी हो जाएंगे फिर तो एक तरीके से। तो वहां पर हमने ना फेडरल सिस्टम को अडोप्ट किया कि भाई एक इंसान के पास पावर नहीं रहेगी, दो पार्टी होंगी, उनके अंदर इतने इतने मेंबर होंगे और उनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहां से क्या होगा, किसी एक इंसान के पास पावर नहीं रहेगी और हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नेचर क्या था, इट वाज रिप्रेजेंटेटिव, सोवेरियन एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एज एन रिप्रेजेंटेटिव काम करती थी। रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है, भाई आप लोगों को इलेक्ट करते हो, आप अपना एमएलए चूज करते हो। ठीक है, तो आप अपनी कम्युनिटी के लिए एक ऐसा आदमी चुन रहे हो जो आपके विचारों को व्यक्त करेगा। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब तो यही होता है, करेक्ट। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते थे, आज भी बैठते हैं। सोवरेनिटी यानी कि अ स्टेट, अ कंट्री हु कैन रन इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली एंड एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे लंबा लिखे जाना संविधान, 395 आर्टिकल्स एंड 12 स्केड्यूल्स। हमारे भारत के संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं एंड 12 स्केड्यूल्स हैं। एंश्योर्स इक्वल राइट फॉर ऑल सिटीजन्स। 395 आर्टिकल्स, कैन यू इमेजिन, क्या आप लिख पाओगे? और हर एक क्राइटेरिया को इन्वॉल्व करने वाला। वुमेन के लिए रूल्स, मेन के लिए रूल्स, जो गलत करते हैं उनके लिए रूल्स, लॉज, कितनी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रिंसिपल गिवन बाय द जुडिशरी वाज दैट द सर्टेन बेसिक फीचर्स लाइक डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म आर द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी चेंज। अब उस टाइम पे कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए। ये प्रिंसिपल ये थे कि भाई देखो, भारत है, धीरे धीरे हम डेवलपिंग कंट्री हो गए, एक टाइम पे हम डेवलप्ड कंट्री होंगे, चीजें बदलेंगी, वी एक्सेप्ट दैट। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे। डेमोक्रेसी, लोगों को अधिकार था, अधिकार है, अधिकार रहेगा। सेक्युलरिज्म, सभी धर्म को हम मानेंगे, वैलिडिटी देंगे, मान्यता देंगे और सभी धर्म बराबर है। फेडरलिज्म, किसी भी एक इंसान को पावर नहीं दी जाएगी, पावर हमेशा बट के रहेगी। आर द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आत्मा है, कभी नहीं खत्म होंगे एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। प्रीएम्बल, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल होता है एक छोटी सी ओपनिंग जो स्टेटमेंट जो होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हम भारत के लोग, हमारा भारत का संविधान यह प्रस्तुत करता है, ऐसी वैसी कुछ लाइनें, एक छोटी सी डिस्क्रिप्टिव लाइन जो आपके पूरे पैराग्राफ को सम अप कर देती है। ठीक है, उसे प्रीएम्बल कहते हैं। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रीएम्बल है, दैट द प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि भाई जो हमारा लेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका एक पूरा का पूरा निचोड़ उस कुछ छोटी मोटी 2-4 लाइनों के अंदर होता है। इट क्लैरिफाइज द नेचर ऑफ द स्टेट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। ये जैसे आप लेटर के अंदर सब्जेक्ट लिखते हो ना, ये तो बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीएम्बल इसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन एंड सोर्सेज ऑफ द प्रीएम्बल। इन दिस द सुप्रीमेसी ऑफ पीपल इज शोन बाय वर्ड्स।
वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये कह रहा है कि भाई जो संविधान है ना, उसके अंदर जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीमेसी, सुप्रीम पावर किसे माना गया है? लोगों को, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहाँ पर लोगों को सुप्रीमेसी दी गई है। द आइडिया वॉज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 के अंदर इस आइडिया को रिप्रेजेंट किया गया था। फॉर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, द प्रीएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को जो है ये प्रीएम्बल स्टेट करती है कि भी सोवरेंटी, खुद का देश खुद चलाएंगे। सोशलिज्म, सोशलिज्म होगा सभी धर्म बराबर हैं, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये सब इसके अंदर होगा। देखो यहाँ पर फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम है भाई भाई, ठीक है। फ्रेटर्निटी का मतलब कि ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग पीपल। Preamble of 42nd Amendment. The words socialist, secular, national integration were added by the 42nd Constitution Amendment in 1976. जैसे मैंने बताया कि भाई कुछ आर्टिकल्स के अंदर चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो जो शब्द थे जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर और नेशनल इंटीग्रेशन थे, उनको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के अंदर। मेन सिम्टम्स क्या थे? ये इंस्पिरेशनल है, आइडियलिस्टिक एंड गाइडिंग एलिमेंट है, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ द इंट्रोडक्शन, द प्रीएम्बल इज नॉट लीगली बाइंडिंग। ये कोई लीगली बाउंडिंग नहीं है, लीगली मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे भारत की इंटरप्रिटेशन का, ठीक है, कि लोग कैसे हमारे संविधान को देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट प्रोसेस, अमेंडमेंट प्रोसेस क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। समय समय पे बदला जा सकता है, बदला भी है। और यहाँ पर ना 3 तरह के अमेंडमेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस अप्रूवल ऑफ द स्टेट। अच्छा देखो, अब सिंपल मेजॉरिटी होता क्या है, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी कहता है कि भाई कोई भी लॉ आपको पार्लियामेंट में पास कराना है, तो भाई जितने भी लोग हैं ना, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों का अगर वोट हुआ तो वो पास होगा, वरना वो नहीं होगा। किसी भी लॉ को अगर आप पास करना चाहते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, अगर आधे से ज्यादा लोग एग्री करते हैं तो वो लॉ पास किया जाएगा, और अगर नहीं कहते हैं तो वो पास नहीं किया जाएगा। सेकंड इज स्पेशल मेजॉरिटी। यहाँ पर it needs more than 50% of total and 2/3 of members present and voting। ये क्या कह रहा है कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है ना, उनमें से 2/3 का वोट आपकी हक में होना चाहिए, आपके सहित में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट अप्रूवल। ये क्या कह रहा है भाई, कोई भी लॉ आपको पास कराना है तो सबसे पहले तो वो स्पेशल मेजॉरिटी को पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर कौन आता है भाई? जो स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि जो सुप्रीम पावर्स है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और भी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का भी अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। ये सारे अप्रूवल प्लस अप्रूवल ऑफ द स्टेट, यानी कि हमारी स्टेट लेजिस्लेचर को भी अप्रूव करना होगा इस लॉ को पास करने के लिए। अब लॉ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर अभी हम आर्टिकल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ अमेंडमेंट, पार्लियामेंट शुड नॉट हैव अनलिमिटेड पावर। क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई पार्लियामेंट के पास ही सारी पावर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, सारी लगभग 98 to 99% पावर पार्लियामेंट के पास है, जो कि गलत है। एमएलएज, एमपी सब कितना गलत फायदा उठाते हैं उस पावर का। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा का पूरा गलत फायदा उठाते हैं, बट वी ऑल्सो सी, वी डेली सी द proofs of whatever is happening when the power is given to all of the people representing the parliament, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज्ड। जो बेसिक स्ट्रक्चर था हमारा, भारत की वैल्यूज, हमारा सिस्टम, हमारे ट्रेडिशन, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। केशव वंदना भारती केस, ठीक है, ये इसको आप पढ़ सकते हैं। ये वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे गया है, बट it's not necessary, ठीक है। सॉवरेंटी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस इक्वालिटी। सॉवरेंटी एंड डेमोक्रेसी, इंडिया इज इंडिपेंडेंट इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अंदर से बाहर से भारत इंडिपेंडेंट है। पीपल आर द रियल पावर ऑफ गवर्नेंस, ऐसा कहा गया है कि लोगों के पास ही असली ताकत है गवर्नमेंट की। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर एंड डिप्राइव्ड सेक्शंस, स्कीम हमारे गरीब और जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जिनको नीची जात में वगैरह माना जाता था उस टाइम पे, उनके लिए कुछ स्पेशल जो है वेलफेयर
वेलफेयर स्कीम्स निकाली गई ताकि सबको प्रॉपर किया जा सके। आज के टाइम पे वैसे आई डोंट थिंक ये चीज़ें एग्जिस्ट करती होंगी, बट या secularism and equality of all regions. The state maintains equal distance from all religions. भाई ये कहता है कि जो संविधान है, जो हमारा स्टेट है, वो रिलीजन से परे है, यानी कि हम किसी भी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन की नहीं है। नो रिलीजन इज एनकरेज्ड और अपोज। ना तो किसी रिलीजन को भाई किया जाएगा कि हम तो इसी के हैं, ना तो एनकरेज करेंगे ना अपोज करेंगे। आपको जो करना है आप कीजिए, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, द लॉ अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन। सबके लिए कानून एक है, चाहे कॉमन सिटीजन हो या प्राइम मिनिस्टर हो। नो वन इज अबव लॉ। कानून से ऊपर कोई नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल रिपब्लिकन गवर्नेंस। फेडरल रिपब्लिकन, इंडिया इज अ फेडरल रिपब्लिक वेयर बोथ द सेंटर एंड स्टेट हैव पावर। एक ऐसी फेडरल रिपब्लिक है जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों के पास इक्वल नहीं कहेंगे बट दोनों के पास पावर है। बेसिक प्रिंसिपल्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब कि डिवाइडिंग पावर इन इक्वल बेसिस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सिविल राइट्स, प्लूरलिज्म एक्सेट्रा, ठीक है। मेथड्स ऑफ यूनियन फॉर्मेशन, द Indian Union is based on the idea of independence without any state. जो भारत इंडियन यूनियन है ये इस आइडिया पे बेस्ड है कि जो हमारी इंडिपेंडेंस है वो किसी स्टेट के ऊपर निर्धारित नहीं है, ठीक है। स्टेट्स आर पार्ट ऑफ यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। डिविजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, 3 जगह से डिवाइड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। Adjustment of federal diversities. India has different languages, religion, cultures, yet the constitution encompasses them all. Constitution के अंदर हर एक religion, हर एक culture, हर एक language के regarding एक proper respect और एक proper law दिया गया है, ठीक है। Conclusion पे आने से पहले हम एक बार union list, state list और concurrent list समझ लेते हैं। देखो union list क्या कहता है कि union list के अंदर it subjects on which only the central government can make laws, ठीक है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिस पर सिर्फ सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, ठीक है, सिर्फ वही लॉज बना सकती है। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर? भाई आपका डिफेंस ले लो, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, और करेंसी हो गया, रेलवेज हो गया, इनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है और कोई नहीं इंटरफेयर कर सकता है। सेकेंड इज स्टेट लिस्ट, ठीक है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। एक स्टेट के अंदर क्या होता है, क्या लॉज बनाए जाते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो सकता है, जैसे पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट इज कंकरेंट लिस्ट, सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज। अब यहाँ पर स्टेट भी बना सकता है और यूनियन भी बना सकता है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिजेस, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल लॉ जो है वो स्ट्रॉन्गर है। अभी देखो कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों के डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, तो उस टाइम पे जो हमारा सेंट्रल है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। कंक्लूजन पे चलते हैं। भारत का संविधान एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट है। ये सिर्फ एक लॉ नहीं है बट इट्स अ मीन्स ऑफ सोशल चेंज। द प्रीएम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर, वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहीं पर हमारा यूनिट 1 समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड